कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन की रिव्यू मीटिंग भी की है और मीटिंग में सदन में चल रही कार्यवाही और संसद में जो कुछ चल रहा है और उसके बाहर क्या कुछ करना है, इन सब पर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड पर चर्चा राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ की और मोदी सरकार को कैसे और किन मुद्दों पर घेरा जाए, ये तमाम बातें इस बैठक में हुई हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में वोट चोरी और एसआईआर पर प्रदर्शन किया है, उसका असर सत्ता पक्ष पर साफ दिख रहा है। अमित शाह हड़बड़ाए हुए हैं और यह संसद भवन में उनको देखकर भी लगा। वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को देखने पर भी लगता है कि हमारा मुद्दा कामयाब रहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान काफी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि बिहार हारने के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त रहेंगे, लेकिन कांग्रेस सांसदों में तो राहुल गांधी अलग ही जोश भर रहे हैं। वहीं आज राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर बात करके हम देश को दिखा सकते हैं कि अपने अच्छे फ्यूचर के लिए हम बिना लड़े भी काम कर सकते हैं, जिसमें कोई ब्लेम गेम यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं चलेगा और वास्तविक समस्या के वास्तविक समाधान की बात की जाएगी। पत्रकारों को इस बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा ये भी सुन लेते हैं कि राहुल गांधी जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, पॉल्यूशन पर जो चर्चा उनकी हुई है उस पर बात कर रहे थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। तो सुन रहे थे यहां पे राहुल गांधी को। आपको बता दूं कि लोकसभा में जब राहुल गांधी ये बात कर रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से काफी कम लोग बैठे थे, लेकिन किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से वो बैठे थे और वो जिस तरह राहुल गांधी की बात पर सिर हिला रहे थे, उससे लग रहा था कि वो भी इस बात से सहमत हैं। आइए देखिए जरा। Let me just kindly make it brief. Please. So I think this is an issue where, you know, everybody says government opposition fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament. And we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see
if instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there is no disagreement, where we say, listen, let us just talk about the future of the people of India. तो यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी को साफ साफ कि ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल कर चुकी है मामला, प्रदूषण का मामला बहुत गंभीर है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके लंग्स खराब हो रहे हैं और एक आबादी जो है वो इससे प्रभावित है और इसके लिए हमको आपको यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और इस पर सहमति जताते हुए किरण रिजिजू नजर आए, क्योंकि वहां और भी जो दूसरे वरिष्ठ नेता होने चाहिए वो नहीं थे, संसद का ये हाल था। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस बात पर उनका साथ दिया है कि प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार यानी मोदी सरकार और विपक्ष को मिलकर फौरन कदम उठाने चाहिए। आइए जरा सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे। और उन्होंने कहा है कि मिलके इस पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है और हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, हमको ये डिस्कस करना चाहिए और इसमें से कुछ ठोस निकलना भी चाहिए, सिर्फ बातचीत ही नहीं। अगर सरकार एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए, उसको पुश करे तो बहुत अच्छा है। सरकार के साथ मिलकर और तो यहां अपने भाई का और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का साथ देती हुई प्रियंका गांधी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी से दिल्ली की कुछ महिलाओं ने मुलाकात कर अनुरोध किया था, आग्रह किया था कि प्रदूषण का मुद्दा वो सदन में उठाएं और राहुल गांधी ने आज उनसे किया हुआ वादा पूरा किया। यानी साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का वादा पूरा नहीं कर रही है और वोट चोरी के गंभीर मुद्दे पर विपक्ष की बात को नकार रही है। तो अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए एक नई रणनीति बना ली है। रणनीति का पहला चरण जो है, पहला कदम वो है 14 तारीख यानी परसों रविवार को सीधे रामलीला मैदान से हुंकार भरना। रामलीला मैदान में एक महा रैली करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इसके लिए लोगों से आह्वान किया है कि वो इस रैली में शामिल हों। अब कल और परसों यानी शनिवार और रविवार संसद सत्र तो नहीं है, लेकिन सीधे रविवार को उधर सीधे सोमवार को संसद लगेगी, मगर उससे पहले यानी रविवार को कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ महारैली भी होगी। तो किस तरह सरकार की धज्जियां उड़ाने की तैयारी में है राहुल गांधी और कैसे यहां जो संसद के अंदर दो गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, एक वंदे मातरम पर और दूसरी चर्चा SIR जिसका नाम चुनाव सुधार दिया गया, इन दोनों मसलों पे कैसे संसद के अंदर घिरी हुई सरकार दिखाई दी, मोदी सरकार दिखाई दी। बचाव करते हुए नजर आए अमित शाह, एक भाषण सिर्फ देने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अमित शाह जब भाषण देने आए तो वो अपशब्द यानी गाली का भी इस्तेमाल कर बैठे और कांप रहे थे, धज्जियां उड़ गई, ये सारी बातें कह रहे थे इन्होंने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने। तो कैसे ये पूरा का पूरा सप्ताह बीता है और वो भी संसद के अंदर, और कैसे आगे की रणनीतियां तैयार हो रही हैं संसद के बाहर, आइए इस पे चर्चा करते हैं। और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं शकील अख्तर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और सुनील शुक्ला जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, ये सप्ताह बीता, आज आखिरी दिन था इस सप्ताह का संसद की कार्रवाई का 5वां दिन, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी सप्ताह में बैठक हुई, लगातार बैठक हुई संसद के अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा, और लेकिन बहुत कुछ निकल के भी आया है। बहुत कुछ में से गाली निकल के भी आई, बहुत कुछ में से डर परेशानी वो भी नजर आई, और उसके अलावा राष्ट्रगीत राष्ट्रगान पर भी खूब मंथन किया गया। ओवरऑल आज का दिन कैसा था, जरा ये बताइए। राजीव जी, सही कहा आपने, गाली भी निकल के आई इन 2 हफ्तों में, और ये 2 हफ्ते का जो आज लास्ट दिन था उसमें नेता प्रतिपक्ष का स्टेट्समैन का रूप भी नजर आया, एक राजनेता का, कि बड़े नेता कैसे होते हैं जिनके लिए देश सर्वोपरि होता है, देश की जनता होती है,
विपक्ष के नेता इस तरह की बात नहीं करते, जैसा आज प्रदूषण पे राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा सरकार से कि आइए मिल बैठ के इस पे बात करें, वो प्लान आपको बनाना है, प्रधानमंत्री जी को बनाना है, प्रधानमंत्री जी बनाए। समस्या बहुत गंभीर है ये। अभी सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस इस पे नहीं आया। सरकार को ऐसी चीज़ों पे तत्काल रिस्पांस देना चाहिए था, किसी वरिष्ठ मंत्री को आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि अगले हफ्ते ही हम इस पर डिस्कशन करने को तैयार हैं। हम अध्यक्ष महोदय से कहते हैं वो समय निर्धारित करें इसके लिए, लेकिन सरकार को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल ने ये कह दिया कि आप हम पे आरोप लगाते हैं, हम आप पे लगाते हैं, तो वो इस बात से तो सहमत है कि आप हम पे नहीं लगाओ, मगर हम तो प्रदूषण के ऊपर नेहरू पे लगाएंगे ही लगाएंगे। जी, ये दिल्ली में जो पोल्यूशन है, अगर इस पे डिबेट होती है, चर्चा होती है, बात होती है, तो नेहरू बच नहीं पाएंगे उसके ऊपर, उस पे भी लगाएंगे। इन 2 हफ्तों में सही बात है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव वीक रहा वो यही 5 दिन रहे। 5 दिन लगातार चर्चा हुई SIR पे भी, जिसका नाम चुनाव सुधार था, और वंदे मातरम पर भी। SIR पे भी चर्चा बाकी है राज्यसभा में, वो मंडे को होगी, सोमवार को होगी। सोमवार को वहाँ चर्चा पूरी हो जाएगी। आज चर्चा नहीं हुई राज्यसभा में, क्योंकि आज जो है लोकसभा संसद के ऊपर जो हमला हुआ था 2001 में, उसकी आज बरसी थी उसकी, और दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने श्रद्धांजलि दी। संसद के कर्मी मारे गए थे, बहुत दुखद घटना थी, बहुत पहचान के लोग थे, तो उसको आज और शिवराज पाटिल का निधन भी हुआ। शिवराज पाटिल के निधन पर भी दोनों सदनों ने श्रद्धांजलि दी, दोनों सदनों ने। और अभी आप जो चित्र दिखा रहे थे कि लोकसभा के जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष ने आज एनेक्सी में जो संसद भवन की है उसमें संबोधित किया, तो उसमें भी वो जो खड़े हुए दिख रहे थे वो श्रद्धांजलि दे रहे थे। 2 मिनट का मौन रखा था शिवराज पाटिल के लिए। वहाँ भी राहुल ने जो है अपने जो सदस्य हैं उनसे यही बात कही कि विरोध करो पूरा, लड़ाई लड़ना है इस सरकार के खिलाफ, SIR के खिलाफ, मगर संसद में जहाँ पे भी सहयोग का मौका आएगा हम सरकार के साथ खड़े होंगे। और उसी भावना को उन्होंने थोड़ी देर बाद आके लोकसभा में प्रदर्शित किया। जो आज की सुबह की मीटिंग थी, पिछले साल भी ली थी राहुल ने अपने सांसदों की, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो लेते हैं। एक संसदीय दल की बैठक अलग होती है जिसको सोनिया गांधी संबोधित करती हैं, जिसमें राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं। ये सिर्फ लोकसभा मेंबरों की थी। तो इस मीटिंग में आज फिर शशि थरूर नहीं आए, ये बड़ी खास बात रही। इससे पहले भी कई मीटिंगों में शशि थरूर गायब रहे, हर बार कोई ना कोई वो बहाना बनाते रहे। आज करीब करीब सभी मेंबर उपस्थित थे, लेकिन शशि थरूर जो थे वो नहीं थे। शशि थरूर को कांग्रेस ने जितना सम्मान दिया, मौका दिया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, और उसके बदले में वो जो है अपना ये नया रूप जो दिखा रहे हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और उसके बाद आरोप लगाए अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद कि रिगिंग हुई है चुनाव में, जबकि गोदी मीडिया के सारे लोग उस चुनाव को 1-1 मिनट कवर किया है। सारा चुनाव कैमरे में कवर हुआ है, कोई आरोप नहीं लगा पाया उसके बारे में। ये चुनाव भी, उससे पहला चुनाव भी जिसमें राहुल गांधी जीते थे 2017 का, उसमें भी कोई आरोप नहीं लगा पाया। हर चीज पूरी तरह पारदर्शी रही। तो उसके बाद भी उन्हें वर्किंग कमेटी में कांग्रेस ने शामिल किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने, CWC जिसे कहते हैं, सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई होती है। लेकिन शशि थरूर जो है केरल का चुनाव देखते हुए, जैसे पिछली बार आपको याद होगा तो मेट्रो मैन जो कहलाते थे श्रीधरन, उन्हें भी यही सपना दिखाया गया था कि तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन वो खुद विधानसभा हार गए। इस बार भी ये सपना शायद शशि थरूर देख रहे हैं कि वो केरल के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। क्या होगा उनका, ये देखना होगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि जब लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे तो बहुत कम उपस्थिति थी, सही बात है। राज्यसभा तो स्थगित कर देना पड़ी। आज सुबह जब राज्यसभा शुरू हुई तो वहां कोई मंत्री नहीं था,
कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बिना किसी मंत्री के कौन जवाबदेह होगा, कौन हमारी बातों को सुनेगा। और सभापति ने 15 मिनट के लिए स्थगित करी और सरकार से कहा कि कोई वरिष्ठ मंत्री आकर सदन के अंदर बैठे। नेक्स्ट एक बात और कर दें हम छोटी सी, कि जो रैली का आपने जिक्र किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाला था मैं उसी सवाल पे आने वाला था आपके पास जी। पूरी कांग्रेस उसकी तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल, अजय माकन, ये सब कल जयपुर गए हुए थे। वहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली के तो है ही हैं, तो आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां से आ रहे हैं और दूसरे राज्यों से भी आते हैं। हालांकि दूसरे राज्यों शकील जी क्या ये रैली सिर्फ कांग्रेस की रैली है या इंडिया गठबंधन की है? नहीं, कांग्रेस की ये रैली कांग्रेस की रैली है। इसका गठबंधन से कोई संबंध नहीं है, ये कांग्रेस की रैली है। और इसका जो मुद्दा था वो वही है, वोट चोरी। वोट चोरी, जैसा राहुल ने कहा कि ये लोकतंत्र की आत्मा है। अगर आप लोकतंत्र में वोट को निष्पक्ष नहीं रहने देंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सारी बातें सही हैं अपनी जगह, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मेन तो लोकतंत्र के को बचाने की ये रैली है और इसमें वोट चोरी जो है प्रमुख मुद्दा है। लेकिन बाकी सारे मुद्दे तो आएंगे ही आएंगे। ओपन रैली होती है, सारे वक्ता बोलते हैं अपनी अपनी बात, लेकिन मुख्य वक्ता जो हैं जिनको सुनने के लिए सब उत्सुक रहेंगे वो तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में राहुल गांधी, और जैसे आज थोड़ा नेक्स्ट टाइम आता हूं तो आज जो बैठक हुई है, राहुल गांधी ने जो मीटिंग ली है सांसदों की, उसको थोड़ा सा विस्तार से आप बताइएगा कि उसमें क्या क्या बातें हुई। शकील जी आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन जल्दी से डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप इस पूरे मसले को, पूरे इस सप्ताह भर के संसद की कार्यवाही को कैसे देखते हैं, और उसमें खासकर अमित शाह के भाषण से क्या कुछ हम लोगों को मिला? देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं। देखिए डॉक्टर साहब, ये सप्ताह तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सरकार पर इतना भारी पड़ गया है कि शायद बंद कमरे में खुद को कोड़े लगा रहे होंगे सत्ता में बैठे लोग। ये मशवरा, ये सलाह, ये सुझाव किसने दिया था कि वंदे मातरम पर चर्चा करा ली जाए? लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि आखिर ये दूर की कौड़ी उड़ता हुआ तीर लेकर कौन आया था जो खुद के सीने में धंस गया। बहुत सारी बातें इतिहास की किताबों में दर्ज रहती हैं। दैनिक आधार पर सामान्य लोग नहीं जान पाते उन तमाम सारी चीजों को, क्योंकि हर कोई इतिहास की किताब नहीं पढ़ता। लेकिन ऐसे मौके जब आते हैं तो एक एक दस्तावेजी प्रमाण जब सदन में रखा जाता है, हमारे आपके जैसे लोग, हम सब लोग जब डीवी लाइव पर चर्चा करते हैं और ये बता देते हैं कि आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या थी, वंदे मातरम को झूठे मुंह भी आरएसएस ने न गाया न नारे लगाए, तब ऐसे में सोचना पड़ता है कि ये सलाह आखिर थी किसकी? किसने नरेंद्र मोदी से कहा कि वंदे मातरम पर 10-10 घंटे चर्चा करा ली जाए? मुझे तो कई बार शक होता है, शकील साहब ज्यादा बताएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने संघ को बेनकाब करने की कोई सुपारी ले रखी हो। इसलिए शायद वे ये मौके ढूंढ ढूंढ कर लाते हो कि किसी तरह संघ की भूमिका को देश के सामने लाकर रख दिया जाए। तो एक तो मुद्दा हो गया वंदे मातरम का, जो कि पूरी तरह उल्टे बांस बरेली लद गया। अब बीजेपी और मोदी शाह पर एक भी ऐसा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण नहीं है जिससे वे ये साबित कर सकें कि वंदे मातरम को छोटा करना किसी भी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए था। उनके पास एक भी सबूत नहीं है कि वे ये साबित कर सकें कि वंदे मातरम संघ की शाखाओं में कभी गाया गया। अब जो दूसरा मुद्दा था एसआईआर का, फिर तीसरे मुद्दे पर आएंगे जो राहुल ने आज पर्यावरण को लेकर चिंता जताई। सीधी चुनौती राहुल गांधी ने दी कि मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट कर लीजिए गृह मंत्री।
हमने गृह मंत्री जी की दशा और दिशा देखी, किस तरह वे अपने सिर को खुजा रहे थे और एक बहुत ही शास्त्रोक्त शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, वो भी पूरे देश ने देख और सुन लिया। शकील साहब ने उसके प्रमाण भी सामने लाकर रख दिए। सोशल मीडिया पर आपने लिखा कि उससे साबित हुआ कि उन्होंने वो शब्द बोला था, वे इनकार नहीं कर पाएंगे। तो देश ने देखा कि जिस गृह मंत्री की आसंदी पर कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठते थे, और इनकी पार्टी के ही बात कर ले, बाकी जो बहुत सारे लोग आज एक दिवंगत हो गए, शिवराज पाटिल, ऐसे शालीन भद्र लोग, सुसंस्कारित लोग जिस कुर्सी पर बैठा करते थे उस पर अमित शाह बैठे हैं और किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी देख लिया। राहुल गांधी ने जो तीसरा मुद्दा आज बहुत जरूरी उठाया, वो देश की चिंता का सबब का विषय है, पर्यावरण को लेकर। उन्होंने कहा कि देश में कई शहर ऐसे जहां की आबो हवा इतनी दूषित हो चुकी है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे ग्वालियर के एक शायर हैं अतुल अजनबी, उनका एक शेर है, अजीब शहर में जीवन निसार करना पड़ा, अजीब शहर में जीवन निसार करना पड़ा, धुएं का दरिया हमें रोज पार करना पड़ा। तो कई शहर ऐसे हैं जो धुआं के दरिया में से लोगों को रोज गुजरने पर मजबूर करते हैं, और दिल्ली उसमें से देश की राजधानी, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। राहुल गांधी जिस सदाशयी राजनीति की बात आज कर रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये न करें, कम से कम इस मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन सरकार कितनी अगंभीर है इसका प्रमाण अभी शकील साहब ने भी दिया कि राज्यसभा में एक भी मंत्री मौजूद नहीं था, लोकसभा में भी गिनती के एक दो मंत्री मौजूद थे। तो सरकार जिन जरूरी सवालों पर बात करने के लिए मौजूद होना चाहिए, सरकार है ही नहीं, ये अनुपस्थित सरकार है। ये देश के किसी भी जरूरी मुद्दे के समय आपको नहीं मिलती। देश की सीमाओं का अतिक्रमण हो जाए, पहलगाम पर हमला हो जाए, गलवान घाटी में हमला हो तो कहीं शूटिंग करते हुए हमारे प्रधानमंत्री मिलते हैं, विदेश में होते हैं, फिर वहां से संबोधित करते हैं। और जब संसद का सत्र चल रहा हो, नेता प्रतिपक्ष कहीं बाहर जाने की बात करे तो आसमान सिर पर उठा लिया जाता है। तब कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ता है कि प्रधानमंत्री तो पिछले कई सालों में 80% विदेश यात्राएं उस समय ही निर्धारित करते हैं जब संसद का सत्र चल रहा होता है। तो ये सरकार जिम्मेदारी विहीन सरकार है, इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है किसी भी तरह की समस्याओं को लेकर, और बार बार वो अपने ही रचे गए जाल में फंस रही है। राहुल गांधी ने आज जो कहा उसमें मैं सिर्फ इतना संशोधन जरूर करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को अपने मुंह से यह नहीं कहना चाहिए कि हमने धज्जियां उड़ा दी। ये कहने के लिए पूरा देश है, मीडिया है, तो किनारा को छोड़ दें तथाकथित। पूरा देश कह रहा है कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी को यह जरूर कहना चाहिए कि देखिए गृह मंत्री कितने परेशान थे, अपने बाल नोच रहे थे अगर यूं कहा जाए मुहावरे के रूप में, पर खुद के मुंह से यह कहना कि हमने धज्जियां उड़ा दी, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका जिस रूप में निभा रहे, सरकार उससे बेहद परेशान है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, पूरे देश को दिखाई दे रहा है ये राजनीति। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं ये देश को दिख रहा है। लेकिन जब संसद में बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, और चर्चा जो है वो चुनाव सुधार पे हो रही थी, एसआईआर एक गंभीर सब्जेक्ट है, लेकिन एसआईआर से भी व्यापक यहाँ मुद्दा सब्जेक्ट जो आया, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, वो सब्जेक्ट था चुनाव सुधार। चुनाव सुधार पर जहां बातचीत होनी चाहिए थी, आज राहुल गांधी ने 3 मिनट 48 सेकंड बोला, 3 मिनट 48 सेकंड, 48 सेकंड। और ये 3 मिनट 48 सेकंड में उन्होंने प्रदूषण पर जब अपनी बात रखी, पॉल्यूशन पर जब बात रखी, तो उन्होंने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप, इससे काम नहीं चलेगा, एक गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और यही तो इससे भी गंभीर मुद्दा वो है जहां लोकतंत्र खतरे में हो सकता है, और हो सकता नहीं, लोकतंत्र ऑलरेडी खतरे में है जब आप चुनाव ही ईमानदारी से नहीं करवाएंगे।
जब चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाएंगे, जिसकी मर्जी चाहेगा जो सत्ता पे काबिज होगा वो काबिज होता चला जाएगा। फिर रूस की तरह 2036 तक राष्ट्रपति पुतिन बने रहेंगे राष्ट्रपति, वैसे ही चाइना की तरह शी जिनपिंग बने रहेंगे वहां के राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख। और फिर हमने थोड़ा और ऊपर जाइए तो आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया को। यह स्थिति बनी रहेगी। ये इस दिशा में बढ़ते हुए देश को रोका जाए, उसके लिए ही तो ये चर्चा हो रही थी कि सरकार किसकी बनेगी। ये इस लोकतंत्र में लोक यानी जनता तय करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चर्चा हुई उस हिसाब से? राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को रखा उसमें से एक का भी जवाब मिला? मनीष तिवारी ने इसकी चर्चा की शुरुआत की थी, क्या लोकसभा में सत्ता पक्ष ने उसका कोई जवाब दिया? या गांधी, नेहरू, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी, यहीं पे बात घूमती फिरती रह गई? ब्लेम गेम। सुनील शुक्ला जी, इस 2 हफ्ते के दौरान जो चर्चा हुई उसमें जिन बातों को विपक्ष ने उठाया, निश्चित रूप से इसका किसी का जवाब सरकार की ओर से नहीं मिला। और मेरा अपना यह मानना है कि सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर जो अमित शाह जी का व्यवहार रहा, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, उससे उनकी राजनीतिक छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई। मुझे लगता है कि जो देश का नेता बनने का प्रयास कर रहे थे उसमें बहुत उनको चोट लगी है। एक किस तरह का नेता इस देश कैसे स्वीकार करेगा जो बात बात पे उत्तेजित हो जाता हो, जो विपक्ष के नेता के प्रश्नों का जवाब देने के बजाय ऐसी शब्दावली में बात करने लगे जो अपना आपा खो दे। अगर आप जिम्मेदारी के पद पे बने हुए हैं तो गृह मंत्री को तो इस तरह से आपा खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी सरकार आपके पास है, पूरा तंत्र आपके पास है, सभी संसाधन आपके पास है, सबसे बड़ी पार्टी आप नेता हैं, सर्वाधिक साधन संपन्न पार्टी आपकी है। ऐसे में एक विपक्ष के नेता के सवालों को लेकर के आपा खो देना, एक कोई परिपक्व राजनीतिज्ञ का परिचय उन्होंने नहीं दिया। और मेरा अपना मानना है कि देश ऐसे नेता को स्वीकार नहीं करे। आज तक इस देश के लोगों ने ऐसे ही लोगों को स्वीकार किया, कम से कम जो क्राइसिस के दौर में बहुत धीर गंभीर होकर के अपने नेतृत्व के गुण को प्रदर्शित करते रहे। तो मेरा अपना मानना यह है कि इस दोनों चुनाव सुधार के दौरान जो चर्चा हुई, उस चर्चा में गृह मंत्री जी का जो व्यवहार रहा, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, वह उनके लिए राजनीतिक रूप से बहुत नुकसानदायक साबित हुआ है। उससे उनकी छवि और खराब हुई है। रही बात प्रश्नों का जवाब, राहुल गांधी ने तो जो बातें रखी, बल्कि राहुल गांधी ने बहुत पर एक मैच्योर नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। जब अमित शाह जी बहुत नाराज होकर के और चुनौती भरे शब्दों में बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने अपने बहुत ही कूल और काम तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया और कहा कि ठीक है, आप चर्चा करा लीजिए, हम बहस करने खुली चुनौती दी कि आप बहस कर लीजिए इन विषयों पर। सवाल इस बात का है और मुद्दा भी यही है कि जो चुनाव सुधार के नाम पर सरकार ने चर्चा स्वीकार की, विपक्ष तो एसआईआर के नाम पर चर्चा करना चाहता था, सरकार ने उसको व्यापक रूप दिया कि नहीं, चुनाव सुधार पर इस पर चर्चा की जाएगी। तो जब चुनाव सुधार के नाम पर आपने चर्चा स्वीकार की, 10 घंटे का आपने समय निर्धारित किया, तो विपक्ष ने जो सवाल उठाए, विपक्ष के सवाल मतलब आम लोगों के मन में जो सवाल पनप रहे हैं, उनका जवाब तो मिलना चाहिए था। आप निश्चित रूप से अमित शाह जी ने जो कहा कि उनके भाषण का क्रम वो खुद तय करेंगे, बिल्कुल वही तय करेंगे, कोई उसको तय नहीं कर सकता। लेकिन आपके भाषण का क्रम होना क्या चाहिए? आपके भाषण का क्रम तो होना चाहिए कि जो लोगों के मन में सवाल है, विपक्ष ने जिन बातों को उठाया है, उनका जवाब आप दे दीजिए। लोगों का सवाल यह है कि आपने निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण कर रखा, सरकार का नियंत्रण। सरकार ने जो चयन प्रक्रिया अपनाई है वो स्वतंत्र रूप से पारदर्शी नहीं है और सरकार से नियंत्रण से निर्वाचन आयुक्त बाहर नहीं। यह इस तरह का आरोप है, आप कहिए कि है या नहीं है। अगर यह आरोप है कि जिस तरह की आपने इम्यूनिटी दी है उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है, जिन सवालों को विपक्ष ने उठाया, आप उन प्रश्नों का भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए, अब उसका भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर एसआईआर क्यों, इतने कम अवधि के भीतर क्यों, और एसआईआर ही क्यों? इस देश में तो कभी एसआईआर नहीं होगा। एसआईआर की प्रक्रिया आप क्यों लागू कर रहे हैं, उसका भी जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है।
यह विपक्ष कह रहा है कि आप 45 दिनों सीसीटीवी फुटेज खत्म कर देने का आपने नियम क्यों बना दिया निर्वाचन आयोग ने? आप उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो निर्वाचन के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में उपज रहे संशय को जो विपक्ष ने सदन के भीतर रखा, सरकार से उम्मीद की जाती है कि आप उसका जवाब देते। पिछले सत्र के दौरान तो सरकार यह कहती रही कि निर्वाचन आयोग का कोई प्रतिनिधि संसद में नहीं है, इसलिए इसे बहस नहीं हो सकती। अब पूरा एक सत्र जो है वो विपक्ष के हंगामे में को आप बर्दाश्त करते रहे, लेकिन सदन की कार्रवाई आपने सुचारू रूप से संचालित करने का कोई प्रयास नहीं किया। और इस सत्र में आपने जब बहस स्वीकार किया तो आपका वो दावा खोखला हो गया जिस बिना पर आप पिछला सत्र में चर्चा नहीं करना चाहते थे। और जब चर्चा शुरू हुई तो आप कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो इस दौरान इस विषय पर जो चर्चा चाहे राज्यसभा में हुई या चाहे लोकसभा में हुई, इसमें सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो और पुष्ट हुए। लोक सरकार के ऊपर जो आरोप लगातार लग रहा है कि वह एक नियंत्रित निर्वाचन आयोग चाहता है, यह धारणा लोगों के मन में और पुष्ट हुई। सरकार इस धारणा को दूर करने में पूरी तरह से विफल रही कि नहीं, वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग रखना चाहती है और एक जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करा सके। उसी तरह से अगर आप वंदे मातरम की चर्चा कीजिए तो वंदे मातरम की चर्चा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने का प्रयास करने में लगी हुई थी। प्रधानमंत्री जी के भाषण से साफ साफ परिलक्षित था, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को टारगेट किया। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो आपके साथ नहीं है। सीधा सा सवाल है कि जब देश में वंदे मातरम गाते हुए लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे, फांसी के फंदे पे चढ़ रहे थे, जेलों में सजाएं काट रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, उस समय संघ के लोग कहां थे? उस समय जनसंघ के लोग कहां थे? एक मुख्य सवाल यही था। आपके सभी प्रश्नों के जवाब यह है कि अपने बारे में आप बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, मौलाना आजाद ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, किसने क्या किया, वो सवाल छोड़ दीजिए। वंदे मातरम को लेकर के आपने क्या किया? पहला सवाल तो आपको तो अपने बारे में बताना पड़ेगा। 2 स्टेंजा जवाहरलाल नेहरू ने काट दिया, आप इसको भी साबित नहीं कर सकते क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने नहीं है। इन दोनों बहसों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही थी और अपना पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल नैरेटिव आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हुई। और राहुल गांधी ने संसद में और विपक्ष के नेताओं ने संसद के भीतर उन सभी तथ्यों को रखा जिन तथ्यों को लेकर के आम लोगों के मन में नाराजगी है। सरकार कितनी गंभीर है? जो बात आज पर्यावरण को लेकर के राहुल गांधी ने कही, यह बात तो सरकार को करनी चाहिए, यह बात प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, यह बात राज्यसभा में सदन के नेता को करनी चाहिए जी। कर क्या रही है सरकार? आपकी स्मृतियों में मुझे तो नहीं याद है कि किसी मंत्री के न रहने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दीजिए, सरकार के किसी प्रतिनिधि के न रहने पर सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई हो। यह आज राज्यसभा में हुआ। बाकायदे सभापति इंतजार करते रहे, 2 बार 3 बार उन्होंने घोषणा की कि मंत्रिमंडल के सदस्य यहां उपस्थित हों, कोई टर्न अप नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। बाद में जब सदन आप दूसरी सरकार के कार्य का आचरण का आप अंदाजा लगाइए कि आप पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का निधन हुआ, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का निधन हुआ, राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे हैं शिवराज पाटिल साहब, और आप उनके लेकर के एक शोक संदेश संवेदना तक लेने के लिए आप लेकर के नहीं आने के लिए तैयार हुए। इसका भी उल्लेख प्रमोद तिवारी ने किया कि जब किरण रिजिजू ने कहा कि वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे और लोकसभा के सदस्य रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद ने कहा कि वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। और उस समय तक यह सरकार कोई शोक प्रस्ताव लेकर के नहीं आई थी सदन के भीतर। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही इस बात हो जानी चाहिए, या जब ये सूचना मिली तभी तत्काल इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए। तो सरकार का रवैया तो यह है। और अगर आप ध्यान दीजिए कि संसद की कार्रवाई के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, सदन के भीतर विपक्ष की बात सुनने के लिए कितने तैयार है। पिछले 12 वर्षों में आप याद कर लीजिए कि कितनी बार कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया है सरकार ने। क्या 12 वर्षों में कोई ऐसी घटना हुई इस देश में जिस पर चर्चा हो जाए? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कितने स्वीकार किए इस सरकार ने?
बिलों को सिलेक्ट कमेटी के पास कितनी बार इन्होंने भेजा, कितने बिलों को भेजा? तो आप संसदीय मर्यादाओं, संसदीय परंपराओं के प्रति यह सरकार कितनी सजग है, आप सदन की कार्रवाई की समीक्षा करके आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने जो इस दोनों मुद्दों पे जो बहस की बातें की, एक भी तथ्य इन्होंने बात नहीं कही। जो लोगों के मन में सवाल उन्होंने रखा और सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं मिला। आप यहाँ जवाहरलाल नेहरू की ने वोट चोरी किया, कौन सी वोट चोरी हुई थी भाई? किसने उस समय चुनाव करवाया था? आप ऐसे ऐसे तथ्य रख रहे हैं जिसके पक्ष में कोई अभिलेख आपके पास नहीं है, कोई साक्ष्य आपके पास नहीं है। इन मुद्दों का और ये बात पहली बार आप नहीं कर रहे हैं, हर बार जब देखिए तब ये बात होती है कि प्रधानमंत्री तो सरदार पटेल को होना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी को बना दिया गया। अरे किसने कहा? आप जो बात कर रहे हैं उसका कोई ना कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो देंगे आप। तो सरकार इन दोनों मुद्दों को लेकर के जो अपना नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही थी, मेरा मानना है कि पूरी तरह विफल रही। बल्कि सरकार घिर गई, वंदे मातरम को लेकर के भी घिरी और संसदीय चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात दोनों को लेकर के वो घिरी कि चुनाव को लेकर के लोगों के मन में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब ये सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। वह पूरी तरह से एक नियंत्रित चुनाव कराना चाहती है जिसको लेकर के लोगों के मन में संदेह है। और आज ये जो पर्यावरण का मुद्दा है, ये एक सुखद संकेत है कम से कम कि विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, केवल आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं। एक जिम्मेदार राजनेता के के रूप में जो आचरण होना चाहिए, राहुल गांधी ने उसको प्रस्तुत किया। और मेरा अपना मानना है कि एक बड़ी लकीर खींची है। यह विषय पूरी तरह, दिल्ली में रहने वाला हर आदमी परेशान है, कौन सा पर्यावरण से लोग परेशान नहीं है। और अगर आप इन नागरिकों, जो नागरिक जिन समस्याओं से जूझ रहा है, राजधानी का नागरिक जूझ रहा है, उसके वो भी अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो किस तरह के संवेदनशीलता दिखा रहे हैं लोगों की समस्याओं के ऊपर। तो एक मेरा अपना मानना है कि आज जो बातें राहुल गांधी ने कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और सरकार बेनकाब हुई है। सरकार इस रूप में फिर आज एक बार राहुल गांधी ने साबित किया कि सरकार जन सरोकारों को लेकर के सतर्क नहीं है, जन सरोकारों को लेकर के अपने दायित्वों को महसूस नहीं कर रही है। पर्यावरण का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा था, गंभीर मुद्दा है और इस विषय को लेकर के सरकार को पूरी कार्ययोजना के साथ सदन में आना चाहिए। जो जितनी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर के बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उनको इस विषय बात करनी चाहिए कि यह पर्यावरण एक गंभीर विषय है और इस विषय पर हमारी एक कार्य योजना है। चर्चा तो ठीक है, जो प्रियंका गांधी ने कहा कि एक कार्य योजना लोगों के सामने आनी चाहिए, कोई चर्चा भर से काम नहीं चलने वाला। यह ऐसा विषय है जिससे पीढ़ियां बर्बाद हो रही। आज जो पर्यावरण का असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है, इसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा, इसका दुष्परिणाम लोगों को दिखाई पड़ेगा। ये एक ऐसा विषय था, ऐसा विषय है जिसको तत्काल संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई। विपक्ष नेता ने निश्चित रूप से वो संवेदनशीलता दिखाई है और ये स्वागत योग्य है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। लेकिन दो गंभीर मुद्दे जिस पर चर्चा ऑलरेडी हुई, जिसमें से एक अभी चर्चा जारी है जो सोमवार को भी होना है, चुनाव सुधार की बात। लेकिन दो गंभीर मुद्दे, एक और दोनों मुद्दों पर सरकार सहमत। पहला मुद्दा जो वंदे मातरम का था, उस मुद्दे को तो सरकार खुद लेकर आई थी। दूसरा SIR के मुद्दे पर विपक्ष चाहता था कि उस पर चर्चा हो। लेकिन दोनों मुद्दों को अगर देखा जाए गंभीरता के साथ, तो क्या यहां पर सरकार के हाथ कुछ लगा? JP नड्डा साहब तो कह रहे थे कि राष्ट्रगान बदल देना चाहिए, राष्ट्रगान की तरह, मतलब यानी जनगण मन की जगह वंदे मातरम को लाना चाहिए। वंदे मातरम को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला, नड्डा साहब कह रहे थे। तो यहां पर, और अगर बंकिम चंद्र चटर्जी को लाकर और वंदे मातरम को लाकर आप पश्चिम बंगाल को साधना चाहते थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ बेनिफिट गेन करना चाहते थे, तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव, जिसकी घोषणा अभी होने में महीने 2 महीने का वक्त है, और उससे पहले कुछ मिला नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को, और उसके बाद चुनाव सुधार के नाम पर जो चर्चा जो करवाई गई, इस चर्चा से ये मिल पाया, ये इस देश की जनता को सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी, बीजेपी ये बता पाई कि सचमुच वोट की चोरी हम नहीं करते हैं,
नेहरू जी का नाम लेना, इंदिरा जी का नाम लेना, सोनिया जी का नाम लेना या राजीव गांधी का नाम लेकर क्या यहां अमित शाह ये बता पाए कि वोट चोर हम नहीं ये हैं? राजीव जी, एक तो जेपी नड्डा साहब जो हैं उन्होंने कहा, मतलब जिस तरीके से कि भाई राष्ट्रगीत को सम्मान नहीं मिला, राष्ट्रगान बदल देना चाहिए। दरअसल वो कहना चाहते थे कि अमित शाह जी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, इसलिए मोदी जी को बदल देना चाहिए, शायद वो ये कहना चाहते थे। तो लेकिन वो गलती से जो था वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान उनके मुख से निकल गया। तो बहरहाल गलती हो गई, तो उसके लिए वो गलती मान ली जाए उनकी, नड्डा साहब की। नड्डा साहब कहना यही चाहते थे। राजीव जी, इन दो खास मसलों पे, एक तो वंदे मातरम पे और दूसरा चुनाव सुधार के मसले पे, मुझे लगता है कि सरकार के हाथ तो राजीव जी कुछ नहीं आया सरकार के हाथ में, बल्कि जो था वो और निकल गया। खाली हाथ एकदम सरकार दिखाई पड़ी। और पिछले राजीव जी 12 वर्षों, मतलब लगभग होने को आए, इन 12 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि इतनी अधिक बेबसी जो है मोदी जी की और उनकी सरकार की देखने को मिली हो जितनी इस सत्र में देखने को मिली। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने सरकार को बेनकाब कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने सरकार को बुरी तरीके से बेनकाब भी कर दिया। लेकिन ये सरकार जो है राजीव जी, वो खुद अपने आप को शायद बेनकाब कराने पे इस बार तुली हुई थी। पता नहीं क्या मसला है और क्यों इस तरीके से रणनीति तैयार की। अब अमित शाह जी बहुत बढ़िया चाणक्य समझे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब लेकिन राजीव जी, लोकसभा तो जो वो ईडी और सीबीआई से नहीं चल सकती ना, और वो भी तब जब आप 240 की संख्या में हैं। तो ईडी और सीबीआई के दम पे तो चाणक्य कोई भी बन सकता है, लेकिन लोकसभा नहीं चल सकती ईडी और सीबीआई से। तो लोकसभा को तो चलाने के लिए बहुत कायदे का गृह मंत्री, बहुत कायदे का संसदीय कार्य मंत्री चाहिए। मुझे लगता है राजीव जी कि दोनों मंत्री जो हैं इस मामले में बुरी तरीके से फेल साबित हुए, कि संसदीय कार्य मंत्री भी और गृह मंत्री भी दोनों जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए। हो सकता है मोदी जी अब इनको बदल भी दें कि भाई ये किसी काम के नहीं रहे दोनों, इनको बदला जाए। अब ये मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है, उसके बाद नड्डा साहब फिर कहने लग जाएंगे। अगर मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि अमित शाह जी जिस के हकदार थे वो नहीं हुआ, तो ये नड्डा जी जाने किसको कहना चाहते हैं। लेकिन राजीव जी, जो आपने बंगाल को लेकर सवाल उठाया कि भाई आप वंदे मातरम के जरिए आप बंगाल में जाना चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, एक तो राजीव जी मैंने जैसे कल भी कहा था कि ये डिवाइडर इन चीफ जो हैं ये बंगाल को बंकिम बाबू और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बंगाल की आत्मा में बंकिम बाबू और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों बसते हैं। और कल भी मैंने कहा था राजीव जी कि पूर्वी बंगाल जो होता था एक समय में पाकिस्तान का हिस्सा होता था, वहां उर्दू थोपी गई, राष्ट्रभाषा जब बनाई गई और उसके बाद उसको भी बर्दाश्त कर लिया गया। लेकिन जब रविंद्र संगीत पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद विद्रोह हो गया और पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया। तो अगर मोदी जी ये सोचते हो, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती हो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करके और बंकिम बाबू की आड़ में छिपकर आप अगर बंगाल फतेह करना चाहते हैं, तो ये सपने कामयाब नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की रणनीति कौन तैयार कर रहा है। अरे कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पूछ लिया होता सपने में कि इस मसले पर हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। क्या कभी सुना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का इस तरीके से विरोध किया हो जिस तरीके से जेपी नड्डा कर रहे थे? नहीं कर सकते। तो ये राजीव जी, इनको समझने की आवश्यकता थी, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं। रही सही कसर जो है इनके और सांसद सब पूरा कर दें। एक तो मोदी जी ने ही रही सही कसर जो थी वो मतलब कर दिया कि बंकिम दा, अब उसको लेकर सौगत राय ने सवाल उठा दिया। तो अब जो है वो हालांकि मोदी जी ने उसको ठीक किया, लेकिन अब वो सिगरेट ले आई गई कि अच्छा तुमने बंकिम दा पे टोका क्यों, तो अब सिगरेट से निपटो। अब स्वागत राय के लिए सिगरेट ले आई गई, साहब ये सिगरेट पी रहे थे। तो इन टोटकों से राजीव जी काम चलने वाला नहीं है, मुझको ऐसा लगता है। दिनेश शर्मा है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, अब सांसद भी हैं। अब वो राजीव जी बंगाल की गांधी बूढ़ी कही जाती हैं मातंगनी हाजरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और तिरंगा लेकर हाथ में जो है वंदे मातरम गाती हुई उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। उनका बहुत सम्मान है, मतलब बंगाल की बूढ़ी गांधी कही जाती हैं। अब उनका नाम जिस तरीके से दिनेश शर्मा ने लिया, कभी माता गानी, कभी माता हजारी, कभी हजारा, जाने क्या क्या उन्होंने नाम लिया। अब उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बहुत तगड़ा हमला बोला है कि ये हमारे जो नायक हैं उनका नाम भी ठीक से नहीं ले सकते, ये सम्मान क्या करेंगे ये बाहरी लोग जो हैं।
तो राजीव जी ये मतलब आपको अब इनके पास क्या कोई बंगाल का आदमी नहीं था जिसको ये खड़ा करते मातंगनी हाजरा का नाम लेने के लिए, जो दिनेश शर्मा से आप कहलवा रहे हैं? तो ये राजीव जी एक तरीके से देखा जाए कि इस पूरे सत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उसमें बहुत जो थे छेद वो दिखाई पड़े। अब अमित शाह जी भले ही अपना सिर कितना खुश डाले, लेकिन चूक हो गई सो हो गई, आपके हाथ से चीज निकल चुकी। आप बुरी तरीके से इस पूरे संसद सत्र में फेल हुए हैं। पहले तो आपकी जो योजना थी कि संसद चलने नहीं देंगे, उसमें आप विफल हुए, क्योंकि आपको लगा कि अगर संसद नहीं चलेगी तो आपको और ज्यादा नुकसान होगा, तो इसमें आप रहे। तो कुल मिला के राजीव जी मुझको जो लगता है कि ये इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बैकफुट पर सरकार नजर आई, और किसी भी तरीके से इनको अब बंगाल में कोई फायदा होने की बात ही नहीं है, बल्कि नुकसान और ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज अवश्य है, चुनाव आयोग के जरिए जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर पर अमित शाह जी ने जवाब दिए, उससे राजीव जी बिल्कुल ये अमित शाह जी ने मोहर लगाने का काम किया कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दुरभिसंधि है, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को वोट चोरी का टूल बना लिया है, इसको अमित शाह जी एक तरीके से कहा जाए उस पर मोहर लगाते हुए नजर आए। और राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिए, अगर ऐसा नहीं था तो हिम्मत करके अमित शाह जी को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था राहुल गांधी का, कि हाँ हम बहस करने को तैयार हैं, करना चाहिए था। नहीं किया स्वीकार राहुल गांधी का चैलेंज, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूं, आप कीजिए बहस मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो अमित शाह चैलेंज नहीं ले पाए। तो राजीव जी जो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष भी हैं, वो राहुल गांधी का चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए, जबकि पूरा देश देख रहा था कि राहुल गांधी चैलेंज दे रहे हैं कि आप मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए और हिम्मत दिखाइए। तो ये राजीव जी देखने को आया। आज भी राजीव जी जिस तरीके से राहुल गांधी ने कितने गंभीर मुद्दे पर, प्रदूषण के मुद्दे पर अपनी बात रखी और ये कहा कि हमको राजनीति से ऊपर उठकर ये एक आम आदमी का मसला है और शहरों के मुताबिक जो है अलग अलग योजना बने और योजना सरकार को बनानी है। हमसे जो सहयोग हो सकता है विपक्ष से, वो हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन योजना आपको बनानी, इस पर चर्चा हो। अब इसका जवाब जब किरण रिजिजू साहब दे रहे थे राजीव जी, आप देखिए गंभीरता इस सरकार की, मतलब ये कितने ज्यादा हर मसले को राजनीति के नजरिए से ही तोलते हैं। और ये न मालूम पड़ जाए कि साहब विपक्ष के नेता ने कोई अच्छा सुझाव दिया है तो उस पर भी चर्चा की जाए। अब वो कह रहे हैं कि साहब नेता विपक्ष जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बात को रख सकते हैं, वहां चर्चा होती है, वहां तय हो जाएगा। अरे भाई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब होगा तब होगा। ये मसला इतना गंभीर है, प्रदूषण इतना ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार आपकी कान खिंचाई कर रहा है, कह रहा है कि हम खामोश नहीं बैठ सकते। तो आप इस पर चर्चा करने के लिए यही सदन में तैयार क्यों नहीं है? आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप स्पीकर की अनुमति से आप कह सकते थे हाँ सब ठीक है, इस पर चर्चा कर ली जाए, और नेता विपक्ष के अगर कुछ सुझाव होते हैं और हम भी अपनी तरफ से सुझाव रखेंगे, आप ये बात कह सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो है वो अपनी बात रख दें, फिर वहां तय हो जाएगा। इतने गंभीर मसले पर भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले तय होगा, तब 10 दिन बाद समय तय आएगा। यानी इस सत्र में बात नहीं होगी, ये अब जाएगा उसमें बजट सत्र में। तो इतने गंभीर मसले पे यानी एक तरीके से राजीव जी कहा जाए कि ये सरकार ना तो जनता के सवालों पर गंभीर है, ना ये विपक्ष के सवालों पर गंभीर है, ना संसद के प्रति उत्तरदायी है। और इनके लिए नारा बन जाना चाहिए कि अब की बार गायब सरकार, चूंकि हर मामले पर गायब रहते हैं, और जहां राजीव जी सरकार का कर्तव्य की बात आती है वहां तो मोदी जी एकदम गायब हो जाते हैं। अब संसद का सत्र चल रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, मोदी विदेश यात्रा पर चल रही हैं, चल देंगे, जा रहे हैं। आप तो फ्री में एक बढ़िया स्लोगन दे दिए अमलेंदु जी। प्रशांत किशोर तो इसके करोड़ों रुपए लेते हैं। प्रशांत किशोर की जो कंपनी है जिसने अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, कितने करोड़ रुपए लिए, और 2800 करोड़ कितने करोड़ तो वो टैक्स दिए प्रशांत किशोर ने। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले जी बिल्कुल बिल्कुल बताया था। और तो कांग्रेस चाहे तो मुझको 100 करोड़ भिजवा सकती है। प्रशांत किशोर को बताया जाता है 500 करोड़ देने वाली थी, कांग्रेस चाहे तो मुझको भिजवा सकती है। हालांकि मैं अभी तक जो हूँ कांग्रेस के या किसी दल का एक चाय का भी गुनहगार नहीं हूँ राजीव जी। नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो ट्रेजरार हैं उन्होंने राज्यसभा में कल पूरी लिस्ट दे दी है कि वो कांग्रेस कितनी गरीब है आज की तारीख में और बीजेपी कितनी अमीर है। बिल्कुल बिल्कुल 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है बीजेपी। अब कंपनी ही कहेंगे, पार्टी तो कह नहीं सकते। 10,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। अब एनएसई बीएसई में इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने वाली है, शेयर खरीदिए। लेकिन कहां कांग्रेस और कहां बीजेपी। लेकिन आना चाहता हूं शकील जी आपके पास।
शकील जी, और इसमें एक बात और, शकील जी आपने बताया था कि अजय माकन ने वहां रखा है, लेकिन 2004 में वाली बात नहीं थी। धीरे धीरे इनका पैसा, बीजेपी का पैसा जो है वो अचानक 2014 से 2024 के बीच 10 साल में बढ़ा है 300 करोड़ से 10,000 करोड़ से ऊपर। और दूसरे को पैसा दिए तो फिर ईडी सीबीआई वाले आ जाएंगे तुम्हारे यहां, दूसरी तरफ देखना मत, यहां हम ही शेर हैं अकेले। लेकिन मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं, सवाल दूसरा है शकील जी, सवाल दो हैं आपके सामने रखना चाहता हूं अब जो कांग्रेस करने जा रही है। एक ये 14 तारीख को यानी परसों रामलीला मैदान दिल्ली में एक भव्य रैली का, महारैली का आगाज उस दिन होगी रैली। और अभी से थोड़ी देर पहले एक बाइट देख रहा था केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उनका कहना है कि हम लोगों ने सिग्नेचर अभियान चलाया हुआ था जिसमें 5.5 करोड़ साइन लोगों ने किए हैं और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हमने 5.5 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा किए और ये एक ज्ञापन है, उसको हम लोग सौंपेंगे राष्ट्रपति महोदया से, हम लोग समय ले रहे हैं, सौंपेंगे इंडिविजुअली जाके। तो एक तो ये बात है, यानी एक महारैली। लेकिन उससे पहले, इस महारैली से पहले आज जो राहुल गांधी ने जो बैठक बुलाई, उस बैठक से क्या निकल के आया, उस बैठक में क्या था? एक तो ये आपने बता दिया कि शशि थरूर नहीं गए। शशि थरूर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। खुद को बचाना उनकी मजबूरी है क्योंकि कई सारे केसेस हैं उनके पास, उनके ऊपर, आप सब जानते हैं। लेकिन कुल्हाड़ी इसलिए मार रहे हैं कि उनको लगता है कि शायद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो जाएं तो उनका भला हो जाए। लेकिन बीजेपी का कुछ भी भला नहीं होने वाला केरल में वोट चोरी के अलावा। तो ज़रा ये समझना चाहता हूं शकील जी आपसे कि आज हुआ क्या और परसों की क्या तैयारियां हैं? अभी जिक्र किया अजय माकन का, तो हमने कल कहा था कि अब सारा पूरा बता सकते हैं डाटा जी, तो अभी निकाल लिए हमने वो कागज। हमारे